नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने बताया था कि बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के कितने उद्देश्य बताए थे? 6। अब कौन कौन से बताए थे ये देखते हैं। बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष में कुल कितने उद्देश्य बताए थे? 6। कौन कौन से बताए थे? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो बीएस ब्लूम में ज्ञानात्मक पक्ष के कितने उद्देश्य बताए थे? 6। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा विद्यार्थी में अब कौन से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जिससे हमें पता चलेगा कि विद्यार्थी में ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान उद्देश्य की पूर्ति हो गई है। अब वो देखते हैं। देखो, सूचनाएं, संप्रत्यय और पदों की जानकारी अर्जित करना। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा कि बच्चा विद्यार्थी सूचनाएं, संप्रत्यय और पदों की जानकारी अर्जित करे, उन्हें परिभाषित करे तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुनः स्मरण कर सके। जैसे टीचर ने पूछा भाई कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो बच्चा बता पाए जयपुर। आवश्यकता पड़ने पर पुनः स्मरण करना। अब इसमें कौन कौन से सूचक शब्द हो गए जिन्हें देख के हमें पता चल जाएगा विद्यार्थी में ज्ञान उद्देश्य की पूर्ति हो गई। एक तो रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न इसमें अंतर्गत आ जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जैसे बच्चा वही अब रिक्त स्थान की पूर्ति वाले, अब जैसे आपसे पूछ लिया भाई राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, राजस्थान की राजधानी है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न हो गए। तो इसमें डायरेक्ट विद्यार्थी को सीधे सीधे नॉलेज होनी चाहिए कौन सी है भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर है। तो अगर बच्चे को रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वह गणित मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके पदों को परिभाषित कर पा रहा है, तो किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? ज्ञान। आपको सूचक शब्द याद रखते हैं, जैसे परिभाषित करना, रिक्त स्थान की पूर्ति, वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे? ज्ञानात्मक पक्ष के ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत आएंगे। अच्छी बात है, समझ गए आप। बात करते हैं अवबोध को। विभिन्न संपत्तियों का जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जैसे ज्ञान में तो हमने ज्ञान प्राप्त किया, और अवबोध में क्या होगा? विभिन्न संपत्तियों का जो ज्ञान प्राप्त किया है उसकी समझ विकसित करना, उसके सोचने की समझ विकसित करना, उसमें कार्य कारण की समझ विकसित होनी चाहिए। ठीक है, विकसित करना। अब कैसे पता चलेगा कि भाई विद्यार्थी में अवबोध उद्देश्य की पूर्ति होगी? कैसे? तो भाई विद्यार्थी विभिन्न संपत्तियों में तुलना कर पाए, अंतर कर पाए और सही उदाहरण दे पाए और परिणाम का अनुमान लगा पाए। अब जैसे तुलना करना है मतलब, ठीक है। अब जैसे दूसरे में अवबोध में देख रहे हैं, अवबोध में देखिए, जैसे एक विद्यार्थी को पता है, देखो ये तो पहले देखिए ज्ञान है, विद्यार्थी को पता है कि भाई ये जो आकृति है जिसके चारों साइड बराबर होती है वो वर्ग होती है, और जिसका प्रत्येक डिग्री 90 डिग्री का होता है वो वर्ग है। और आयत में भाई जिसकी आमने सामने की साइड समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वो वर्ग होती है। ये तो ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत आता है, इसको केवल फैक्चुअल चीजें पता है, भाई ये वर्ग है, ये आयत है। अच्छा, अवबोध में क्या होगा? अवबोध में कह रहा है कि विभिन्न संपत्तियों को जो ज्ञान प्राप्त किया है उनकी समझ विकसित होनी चाहिए। अब विद्यार्थी बता पाएगा भाई ये वर्ग है, ये वर्ग है और ये स्क्वायर है, सॉरी ये तो वर्ग है और ये आयत है, ये वर्ग है, ये आयत है, ये चारों कोण 90 डिग्री के और ये चारों साइड इक्वल है, ये भी चारों कोण इक्वल है और ये आमने सामने की साइड इक्वल है। ठीक है, अब इसमें तुलना कर पाएगा कि वर्ग में तो चारों साइड इक्वल होती है, आयत में आमने सामने की साइड इक्वल होती है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, इसी प्रकार इसका डायमीटर कितना होता है, सॉरी पेरीमीटर कितना होता है 4a, इसका पेरीमीटर कितना होता है 2l प्लस b। इनमें विभिन्न संपत्तियों में क्या कर पा रहा है विद्यार्थी? तुलना कर पा रहा है, इनमें अंतर कर पा रहा है, मतलब कि विद्यार्थी फिगर को देख के अनुमान लगा, मतलब बता पाएगा कि भाई ये तो स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर क्यों है ये यहाँ पे बता पाएगा, यहाँ पे ये रेक्टेंगल क्यों है ये बता पाएगा, सही उदाहरण दे पाएगा। अब जैसे विद्यार्थी से सर ने पूछा भाई सम संख्या क्या होती है, तो विद्यार्थी ने फटाक से बता दिया वे संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है सम संख्याएं होती है। अच्छा, अब उससे उदाहरण पूछा, भाई उदाहरण बता, तो गुरुजी उदाहरण 1, 3, 7, 11। अरे भाई आपसे सम की परिभाषा पूछी थी, उदाहरण तो उसने विषम का दे दिया। तो अगर विद्यार्थी सही उदाहरण दे पा रहा है, प्रश्न पूछा जाएगा विद्यार्थी सही उदाहरण दे पा रहा है, तो किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही? अवबोध, मतलब उसको उस चीज की समझ है। ठीक है, और अगर सही उदाहरण नहीं दे पा रहा तो किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई? अवबोध उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। ठीक है, अब परिणाम का अनुमान लगाना, भाई किसी घटना के परिणाम का अगर अनुमान लगा पा रहा है तो उसको उस विषय के कार्य कारण की समझ है, जब भी तो उस विषय के परिणाम का अनुमान लगा पा रहा है।
ठीक है, तो ये सूचक शब्द आपको याद रखने होंगे। अनुप्रयोग में देखिए, प्राप्त किए गए, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, पहले उद्देश्य की जो पूर्ति हुई है, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है, जो उद्देश्य की हमने पूर्ति हुई, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है तथा समझे गए ज्ञान को, ज्ञान जो उद्देश्य की पूर्ति हुई, ज्ञान तथा समझे गए ज्ञान कि विभिन्न परिस्थितियों में क्या कर पाए, उपयोग कर पाए। अब एग्जाम्पल से देखिए, स्कूल में बताया सर जी 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, विद्यार्थी कोई चीज की ज्ञान है, उसको समझ भी है, भाई 2 गुना 2 करने पर 4 आता है, 2 बार पहाड़ा 3 बार टेबल 3 बार बोलने पर 6 आता है। अच्छा, अब अनुप्रयोग का मतलब क्या है कि वो बाजार में भाई केले लेने गए, वही दुकानदार भाई ने कहा भाई 2 केले 10 रुपए के, 2 केले 10 रुपए थे, तो बताओ 5, तो 6 केले कितने रुपए के आएंगे, 6 केले कितने रुपए के आएंगे। अब विद्यार्थी भाई अनुमान नहीं लगा पा रहा भाई कि 2 3 6 ही तो हो रहा है, तो यहाँ पे 10 3 हो जाना चाहिए, तो कितने केले आ जाएंगे, 30 रुपए के 6 केले आएंगे। विद्यार्थी अपने गए सीखे गए ज्ञान का अगर यहाँ पे इस प्रकार से अनुप्रयोग प्रयोग कर पा रहा है, जब तो अनुप्रयोग उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, अन्यथा नहीं हो रही। मतलब जो उसने विद्यालय में अपने परिवेश में सीखा है, उस उद्देश्य को वो अपने दैनिक जीवन में काम ला पा रहा है, उस ज्ञान को नहीं ला पा रहा, अनुप्रयोग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जैसे अनुप्रयोग का सर्वोत्तम विधि का चयन करना, भाई जो उसको समस्या है उसको किस तरीके से जल्दी से जल्दी मतलब समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो सर्वोत्तम विधि का चयन करना अनुप्रयोग उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। उम्मीद है भाई आपकी समझ आ रहा होगा। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हम अपनी अध्यापन प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। अच्छा है ना भाई, 3 तो हो गए। अब बात करते हैं विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या होता है, चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना। जैसे कोई समूह में कोई चीज है, जैसे कि भाई कोई ये लड्डू है, मान लीजिए ये दानेदार लड्डू है, तो इसको टुकड़े टुकड़े में हमने तोड़ दिया भाई। अभी समस्या का हम समाधान कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिए थे। तो विश्लेषण का मतलब क्या होगा, टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़े टुकड़े में किसी समस्या को, किसी क्वेश्चन को तोड़ना। ठीक है, तो आत्मसात किए गए जो ज्ञान हमने ग्रहण किया है, उसको क्या करना, अलग अलग टुकड़ों में तोड़ना, अलग अलग खंडों में तोड़ना। फिर प्रत्येक जो टुकड़ा हमने बनाया उसके अलग अलग खंड पर विचार करना, अलग अलग खंडों पर विचार करना। और संगठनात्मक संप्रत्यय, अलग अलग खंडों पर विचार करिए और उसके प्रत्येक संगठन पर भी विचार करना कि समझ विकसित करना। इसमें क्या आएगा, सूचक शब्द कौन कौन से होंगे जिससे हमें पता चलेगा विद्यार्थी में विश्लेषण उद्देश्य की पूर्ति हुई है। वर्गीकरण करना, विश्लेषण करना। प्रश्न आएगा, एक विद्यार्थी विभिन्न गणितीय संप्रत्ययों का विश्लेषण कर पा रहा है, विभिन्न संप्रत्ययों का वर्गीकरण कर पा रहा है, किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, विश्लेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या है, वापस जोड़ना। जैसे कि भाई समझ लीजिए ये तो दाने थे, बेसन के दाने, मतलब गोंदी है। अब इनको वापस इकट्ठा कर दिया एक साथ, तो क्या बन गया, ये दानेदार लड्डू बन गया, ये दानेदार लड्डू बन गया। उसमें तो हम लड्डू फोड़ कर ये दाने बना रहे थे, इसमें दानों से हमने एकत्रित करके दानेदार लड्डू बना दिया। ठीक है, दानेदार लड्डू बना दिया। अब इसमें क्या है, विभिन्न संप्रत्ययों को, विभिन्न सूचनाओं को संगठित करना, मतलब एकत्रित करना, टुकड़ों को जोड़ना और विभिन्न प्रकार के जो तथ्य हमने प्राप्त किए उनको एक ढांचे में बनाना। जो अलग अलग हमने विभिन्न संप्रत्ययों के जो ढांचे प्राप्त किए हैं उनको एक संगठन में निरूपित करना। ठीक है, इसमें कौन कौन से सूचक शब्द आएंगे, संशोधन करना, पुनः परिभाषित करना, पुनः व्याख्या करना और सारांश प्रस्तुत करना। एक विद्यार्थी गणितीय पदों में संशोधन कर पा रहा है, किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, संश्लेषण के अंतर्गत आएगा। एक विद्यार्थी देखो यहाँ तो गणितीय पदों को, मतलब किसी भी सब्जेक्ट के पदों को पुनः परिभाषित करना पूछे तो संश्लेषण में आएगा, जबकि परिभाषित करना पूछे कि एक विद्यार्थी गणितीय पदों को परिभाषित कर पा रहा है, किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, ज्ञान के अंतर्गत। और लेकिन पुनः परिभाषित कर पा रहा है, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया है उनमें और उन्हें पुनः परिभाषित कर पा रहा था, किस उद्देश्य के अंतर्गत आएगा, संश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो ठीक है, सारांश प्रस्तुत करना। ठीक है, अब बात करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या आएगा, आत्मसात की गई जो विषय वस्तु है, विचार संप्रत्यय की जांच करना। जो हमने विषय वस्तु आत्मसात की है उसकी जांच करना कि उसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, का निर्णय करना मूल्यांकन है। वही जो हमने विषय वस्तु प्राप्त की है, एक सेकंड करा रहे अभी।
अच्छा ठीक है ना भाई, हम बात कर रहे थे मूल्यांकन की। जो आत्मसात की गई विषय वस्तु, जो विषय वस्तु का ज्ञान हमने ग्रहण किया है, विषय वस्तु जैसे कोई विचार है, कोई संप्रत्यय, संप्रत्यय की क्या करना, जांच करना कि उसे किस सीमा तक प्राप्त किया गया का निर्णय करना मूल्यांकन है। भाई किस उद्देश्य की हम बात कर रहे हैं, उस उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया गया का निर्णय जिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाए वो क्या है, मूल्यांकन है। ठीक है, इसमें कौन कौन सूचक शब्द आएंगे, समीक्षा करना, निर्णय लेना, आलोचना करना। भाई जैसे हम कहते हैं यार वो आदमी बहुत बढ़िया है, तो हमने क्या किया, उस आदमी को लेकर निर्णय दिया है, हाँ यार वो आदमी ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, उसको विभिन्न पदों के बारे में, उसको बारे में जानते जभी तो हमने कहा भाई विचार संप्रत्यय की जांच करी हुई है, हमको पता है कि वो विद्यार्थी कैसा है, तो हमने कह दिया भाई विद्यार्थी ठीक है, वो आदमी अच्छा है, तो हमने क्या किया, निर्णय लिया है। हम उसमें यार थोड़ा बहुत ठीक है यार, इसमें ये कमी है, ये इसमें खूबी है, तो हम क्या कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। आलोचना करना मतलब उसे कि उसमें कमी बताना है, यार ये कमी है, इसमें यार ये कमी है, तो क्या कर रहे हैं, आलोचना। ले दे के हम कर क्या रहे हैं, कर तो मूल्यांकन ही रहे हैं, उसको अपनी तरफ से वैल्यूएशन दे दें। जैसे अपन ऐप में नहीं देते, किसी ऐप को 5 स्टार, किसी ऐप को 3 स्टार, किसी ऐप को 4 स्टार, तो हम कर क्या रहे हैं, कर तो मूल्यांकन ही रहे। भाई 5 स्टार दे दिया यार बहुत तगड़ा है, तो भाई बहुत अच्छा ऐप है। इसी प्रकार से 1 स्टार दिया, इसमें बहुत सारी कमी है, इस ऐप में अभी सुधार की और जरूरत है, तो कर क्या रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, मूल्यों का निर्धारण करना। ठीक है, अब जैसे आप विश्लेषण और संश्लेषण समझ गए, तो आपको सीधे सीधे बात ये है, आपको कुछ पद याद रखने हैं, मतलब समझ विकसित होनी चाहिए कि आपसे कहेगा कि एक विद्यार्थी गणितीय पदों को परिभाषित कर पा रहा है, तो बीएस ब्लूम के अनुसार किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो बीएस ब्लूम के अनुसार वो किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, ज्ञान का, तो हमें ये पद पता होना चाहिए। एक विद्यार्थी विभिन्न गणितीय संप्रत्ययों में तुलना कर पा रहा है, अंतर कर पा रहा है, तो किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, बीएस ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक पक्ष के अवबोध उद्देश्य की पूर्ति हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, एक विद्यार्थी विभिन्न गणित संप्रत्ययों को अलग अलग विशेषताओं पर वर्गीकरण कर रहा है, जैसे अलग अलग विशेषताएं, तो वो क्या कर रहा है, जैसे कि भैया एग्जाम्पल से देखिए, ये क्या है, ये क्यूबॉइड है। अब विद्यार्थी क्या कर रहा है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया हमें पता है 2 लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट एच इनटू ये। अब मैं क्या कर रहा था भाई, एक विद्यार्थी जो विभिन्न को किसी गणितीय संप्रत्यय पर अलग अलग विश्लेषण कर रहा है, तो विश्लेषण कैसे कर रहा है वो बता रहा है कि भाई एक ये साइड है, एक इसके जस्ट फ्रंट में साइड, सामने साइड है, एक ये वाली साइड है, एक इसके जस्ट पीछे वाली साइड है, एक टॉप वाली साइड है, एक बॉटम वाली साइड है। तो देखो ये वाली साइड भी रेक्टेंगल है, ये वाली साइड भी रेक्टेंगल, इसके जो फ्रंट में है जस्ट अपोजिट वो भी रेक्टेंगल है, ये वाली साइड भी रेक्टेंगल है, ये वाली साइड भी रेक्टेंगल है, टॉप वाली साइड भी रेक्टेंगल है, और इसकी जस्ट बॉटम वाली साइड भी रेक्टेंगल है। तो 6 रेक्टेंगल यहाँ पे क्यूब में होते हैं, क्यूबॉइड में होते हैं। तो प्रत्येक रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, टॉप वाली का ब्रेथ इंटू हाइट, इसका ब्रेथ इंटू हाइट, इसका एच इंटू एल, इस वाली का इसी प्रकार इसका एच इंटू एल। तो प्रत्येक खंड पे अलग अलग खंड पे विश्लेषण कर रहा है वो, प्रत्येक खंड को टुकड़ों में बांट रहा है, इसलिए तो सबका एरिया अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, इसलिए यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, 2LB BH और HL हो गया। इसलिए टोटल सरफेस एरिया किसी क्यूबॉइड का कितना होता है, 2 कोष्टक LB BH और HL। तो किस उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा, विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार संश्लेषण, संश्लेषण ये अलग अलग करके इसको जोड़ के बता देगा। भाई विश्लेषण में क्या कर रहे थे, हम तोड़ तोड़ के बता रहे थे भाई ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, और संश्लेषण में पहले ये करके बता देंगे, लास्ट में उसे जोड़ के बता देंगे। संश्लेषण मूल्यांकन में होगा भाई हम किसी को मूल्यों का निर्धारण कर, हाँ वो आदमी ठीक है वो आदमी खराब है, तो हम कर क्या रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें बीएस ब्लूम का वर्गीकरण ज्ञानात्मक उद्देश्य को लेकर जो उन्होंने 6 भागों में बांटा है, बीएस ब्लूम ने जो ज्ञानात्मक उद्देश्य के 6 पद बताए हैं, 6 उद्देश्य बताए हैं, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, आपके समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।